नमस्कार दोस्तों, हमारा इलेक्ट्रिकल थ्योरी में जो लेसन चल रहा है एसी थ्योरी, उसकी आज 9वीं क्लास है और लगभग ये लेसन हमारा बिल्कुल अंतिम चरणों में है। इसमें कुछ एक टॉपिक ही रहे हैं। एक क्लास आज की है, हो सकता है एक क्लास और लग जाए, उसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। इस क्लास के अंदर हम दोस्तों पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस कर्व क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है जिसे हम शॉर्ट रूप में क्यू फैक्टर बोल देते हैं, और बैंडविड्थ क्या होती है। इन चार टॉपिकों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि रेजोनेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजोनेंस। दोस्तों, रेजोनेंस का जो हिंदी में नाम होता है वो होता है अनुनाद। जो मैंने यहां लिखा है अनुनाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजोनेंस। अब अनुनाद या रेजोनेंस क्या होता है, इस चीज को हमें समझने के लिए दो बातों की जानकारी होनी जरूरी है, जो मैं पहले बता भी चुका हूं। नंबर 1 इंडक्टिव रिएक्टेंस, नंबर 2 कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या था कि एक इंडक्टर का या चौक का वह प्रतिरोध जो कि करंट चेंज का विरोध करता है, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाता है। इसकी हमने एक बहुत बड़ी क्लास लगाई थी इंडक्टर के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको ये XC अर्थात इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में बताया था। इसका फार्मूला भी हमने पढ़ा था, XL का फार्मूला भी हमने पढ़ा था 2πfL या ओमेगा L। ओमेगा था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रेडियन पर सेकंड। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। मात्रक क्या आया था इसका, ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या था, एक वह कैपेसिटर का प्रतिरोध जो कि वोल्टेज चेंज का विरोध करता है, अर्थात वोल्टेज को नियत रखने का प्रयास करता है, उसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जिसका फार्मूला था, जिसका प्रतीक था XC, और इसका फार्मूला था 1/2πfC या 1/ओमेगा C, क्योंकि ओमेगा होता है वो 2πf के बराबर होता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों, अनुनाद क्या है, रेजोनेंस क्या है। एक बात यदि हम सोचें कि जैसे मान लो कोई इंडक्टर है या कोई कैपेसिटर है। कैपेसिटर में कैपेसिटेंस फिक्स होगा। एक बार जितना कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो बना दिया कि 5 माइक्रोफेरेड का है या 10 माइक्रोफेरेड का, जितने का भी है, उसका जो मान फिक्स कर दिया वो चेंज नहीं होगा। कम से कम टेम्परेचर अगर फिक्स रहेगा तो वो चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से इंडक्टेंस का मान एक जितने हेनरी की कॉइल बना दी, उस हेनरी की कॉइल का मान अब फिक्स हो गया है, उसका मान अब चेंज नहीं होगा। परंतु हम फ्रीक्वेंसी का मान चेंज करके XL का मान घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। फ्रीक्वेंसी का मान यदि कम करोगे तो XL का मान कम होगा, फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा करोगे तो XL का मान भी ज्यादा होगा। आप देख पा रहे हो सूत्र के अनुसार। परंतु XC में उल्टा है, इसमें यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो XC घटेगा और फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो XC बढ़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हो फ्रीक्वेंसी के जो XC है वो एंटी प्रोपोर्शनल है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है। तो फ्रीक्वेंसी से XC उल्टा संबंध रखता है। अब रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है कि हम क्या काम करें कि जैसे मान लो कोई एक परिपथ है जिसमें क्या है, R भी लगा है, R अर्थात प्रतिरोध भी लगा है, जिसमें इंडक्टर भी लगा है और जिसमें कैपेसिटर भी लगा है। हो सकता है ये सीरीज में हो सकता है ये समांतर में भी हो। तीनों चीजें सीरीज में लगी हो सकती हैं। कोई दो सीरीज में है, एक समांतर में है, या तीनों समांतर में है, ऐसा भी हो सकता है। परंतु उसमें R होगा, L होगा और C होगा। तो अब क्या है, जो R है रेजिस्टेंस, इसका फ्रीक्वेंसी से कोई संबंध नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मान चाहे कम करो चाहे ज्यादा करो, R के मान में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। जबकि L में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो XL कम हो जाएगा, प्रतिरोध कम हो जाएगा, और C का मान यदि कम करोगे तो XC का मान बढ़ जाएगा।
तो फ्रीक्वेंसी से इन दोनों का लेना देना है, परंतु इस प्रतिरोध का लेना देना नहीं है। तो रेजोनेंस कंडीशन कौन सी कंडीशन है कि हम क्या काम कर रहे हैं, मान लो फ्रीक्वेंसी का मान हम है दे रहे हैं सबसे पहले 50 हर्ट्ज, इस R का मान 50 है, इसका मान मान लो 70 है, इसका मान मान लिया हमने 60 है। इस प्रकार से हमने मान लिया कि 50 ओम इसका प्रतिरोध, 70 ओम इसका प्रतिरोध, कैपेसिटर का 60 ओम प्रतिरोध है। अब दोस्तों हमें क्या काम करना है कि फ्रीक्वेंसी का मान इतना करना है, वो हम डिसाइड करेंगे कि फ्रीक्वेंसी का मान इतना करना है कि जिसमें क्या हो जाए कि इंडक्टर का प्रतिरोध कैपेसिटर के प्रतिरोध के बिल्कुल बराबर हो जाए। फ्रीक्वेंसी का मान एक ऐसा रखना है जिसमें क्या हो जाए, इंडक्टिव रिएक्टेंस कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को घटाओगे या बढ़ाओगे तो उससे एक्सएल और एक्ससी का मान चेंज होगा। जैसे मान लें फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इसका मान 60 ओम, इसका मान इंडक्टर का 70 ओम। तो मेरे को क्या काम करना है, 70 को 60 के करीब लेके आना है और 60 को 70 के करीब लेके आना है, अर्थात एक ऐसा मान प्राप्त करना है जिसमें क्या हो, ये दोनों बराबर हो जाए। तो मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, देखो दोस्तों, देखो मेरे को क्या काम करना है, इंडक्टर का जो प्रतिरोध है उसको घटाना है, तो फ्रीक्वेंसी को मेरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो कम करेंगे फ्रीक्वेंसी को, मान लो मैंने कर दी फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो इसका मान तो कम हो जाएगा, एक्सएल का मान तो कम हो जाएगा, परंतु एक्ससी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमें बेनिफिट मिला ना फ्रीक्वेंसी कम करने से कि एक्सएल का मान तो घटा परंतु एक्ससी का मान बढ़ा। और एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी का मान पहले हमने 49 किया, 48 किया, 47 किया, 46 किया, इस प्रकार से घटा घटाकर मान लो 40 हर्ट्ज एक ऐसी कंडीशन आ गई जिसमें इसका प्रतिरोध मान लो 65 आ गया, इसका भी 65 आ गया। इंडक्टर का और कैपेसिटर का जो प्रतिरोध है वो बिल्कुल बराबर हो गया। कैसे बराबर हुआ, जब हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया। वो डिपेंड करता है कि आपको इंडक्टर का प्रतिरोध घटाना है या बढ़ाना है। हम सवाल में देख सकते हैं इसका प्रतिरोध हमें 60 के करीब लाना है, तो घटाना पड़ेगा, तो घटाने के लिए फ्रीक्वेंसी को भी घटाना पड़ेगा। तो 40 हर्ट्ज एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आ गई जिसमें 65 और 65 दोनों का जो प्रतिरोध बराबर हो गया। आर तो चेंज नहीं होगा, वो तो 50 का 50 ही रहेगा, 50 हर्ट्ज पर भी 50 है तो 40 पर भी 50 ओम ही रहेगा, परंतु एक्सएल और एक्ससी का मान चेंज हो जाएगा यदि हम फ्रीक्वेंसी का मान बदलेंगे। तो एक ऐसी अवस्था जिसके अंदर फ्रीक्वेंसी का मान घटाकर या बढ़ाकर हम एक्सएल और एक्ससी का मान बराबर कर दें, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस यदि बराबर कर दें, तो वह अवस्था होती है, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या होता है रेजोनेंस? एक वह अवस्था जिसमें इंडक्टर का प्रतिरोध कैपेसिटर के प्रतिरोध के बराबर हो जाए, वह अवस्था रेजोनेंस, जिसे हम हिंदी में अनुनादी अवस्था बोलते हैं, वो होता है। क्या होता है रेजोनेंस? जिसमें एक्सएल बराबर एक्ससी। अब देखो दोस्तों, मेरे को पता नहीं था कि किस फ्रीक्वेंसी पर जाकर ये परिपथ रेजोनेंस हो जाएगा, मेरे को पता नहीं था। मैंने धीरे धीरे कम की फ्रीक्वेंसी और 40 हर्ट्ज मान प्राप्त किया, जिसमें जाके ये दोनों का प्रतिरोध बराबर हो गया। यदि मेरे को डायरेक्ट इसका एक्चुअल मान पता हो कि ऐसी कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिसमें जाकर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे, मेरे को उस फ्रीक्वेंसी का मान पता करना है। मेरे को घटाना बढ़ाना नहीं है, डायरेक्ट एक एग्जैक्ट मान होना चाहिए जिसमें पता चल जाए कि एक वह यह फ्रीक्वेंसी है जिसमें जाकर एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी का मान पता करना है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं उस फ्रीक्वेंसी को? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसे हम एफ के पेड़ में आर से दिखाते हैं। क्या है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? एक वह आवृत्ति जिसमें एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाए,
अब इस आवर्ती का मान कितना है उसको देखने के लिए हमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा, और वो सूत्र इन दोनों से बन जाएगा। XL बराबर है 2 पाई FL और XC बराबर है 2 पाई FC। तो हमें फ्रीक्वेंसी याद करनी है, इसके बटा में हम 1 मान ले यदि, तो वजन गुणा करें तो 1 का 1 से गुणा किया 1, 2 का 2 से किया 4, पाई का पाई से गुणा किया पाई स्क्वायर, f का f से किया f स्क्वायर, l का c से गुणा किया तो lc। हमें फ्रीक्वेंसी याद करनी है, तो फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर बराबर 1 बटा, क्योंकि यहाँ 1 है, ये सारा जो है इसके डिवाइड में आ गया 4 पाई स्क्वायर lc। आपको पता है जब स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ वर्गमूल लग जाता है, 1 का वर्गमूल 1 बटे 4 का वर्गमूल 2, पाई स्क्वायर का वर्गमूल पाई, और रूट में क्या बच गया lc। तो ये जो फार्मूला हमने लिखा है 1 बटे 2 पाई अंडर रूट lc, इसका मात्रक हल्टज आएगा। तो यह वह फ्रीक्वेंसी है जहां जाकर परिपथ क्या हो जाएगा, रेजोनेंट हो जाएगा, रेजोनेंस अवस्था हो जाएगी। तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, L का मान, इंडक्टेंस का मान पता होना चाहिए, C का मतलब कैपेसिटेंस का मान पता होना चाहिए। तो इस उत्तर में रख दो आप मान, 2 पाई का मान आप पता है 2, पाई का मान 3.14 ले लेंगे। जब आप इसको हल करोगे तो आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी डायरेक्ट। L का मान पता हो और C का मान पता हो तो एक सीधी एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी जहां जाकर परिपथ क्या हो जाएगा, रेजोनेंट हो जाएगा, मतलब XL और XC बराबर हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको रेजोनेंस अवस्था पता चल गई होगी। रेजोनेंस अवस्था पता चल गई होगी, इसमें क्या होता है, XL और XC बराबर हो जाएंगे, XL और XC बराबर हो जाएंगे। XL और XC जब बराबर हो जाएंगे तो XL का फार्मूला 2 पाई FL, XC का फार्मूला 1 बटे 2 पाई FC। इसको हमने सोल्व किया तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या आ गई, फार्मूला इंपॉर्टेंट है 1 बटे 2 पाई रूट LC, मात्रक में क्या आएगा, हल्टज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मात्रक हल्टज होता है। तो आप ये इतना सारा ये नोट करके कम से कम ये सूत्र जरूर याद कर लें, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का क्या फार्मूला होता है, ये आगे हमारे बहुत काम आएगा, और इससे हमारे कंपटीशन में कोई सवाल भी आ सकता है। तो दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं, रेजोनेंस हमने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं कि रेजोनेंस भी 2 प्रकार के हो सकते हैं। 2 प्रकार का मतलब ये बना कि हो सकता है ये R, L और C, यानी L और C आपस में श्रेणी में है, और हो सकता है L और C आपस में समांतर में है, या तो श्रेणी में होंगे या समांतर में होंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं, अगर श्रेणी में L और C आपस में जुड़े हैं तो क्या निष्कर्ष निकल के आता है, और बाद में पढ़ेंगे कि समांतर में यदि L और C है तो क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। वो बातें इंपॉर्टेंट बहुत हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट। रेजोनेंस के 2 प्रकार हो गए, एक तो सीरीज में हो सकता है और एक पैरेलल में। सबसे पहले पढ़ते हैं हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट। इसमें क्या होगा कि आपका जो ये प्रतिरोध है, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटर है, तीनों सीरीज में जुड़े हैं। ये L है, ये C है, इसका जो प्रतिरोध होता है उसे हम XL से दिखाते हैं, इसको XC से दिखाते हैं, और ये तो R है ही, इसको हम सप्लाई दे रहे हैं AC सप्लाई। सीरीज रेजोनेंस सर्किट। तो दोस्तों आप देखो कि जब ये रेजोनेंस हो जाएगा परिपथ, ये सारा परिपथ जब रेजोनेंस हो जाएगा तो वो कंडीशन क्या होगी, उसमें क्या होगा, XL बराबर क्या होगा, XC होगा, XL बराबर क्या होगा, XC होगा, यानी दोनों का प्रतिरोध क्या होगा, बराबर होगा। तो
तो मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी पिछले वाले लेक्चर में, जब हम RL, RC और RLC का परिपथ पढ़ रहे थे, वहीं हमने इसका डेरिवेशन भी किया था वेक्टर डायग्राम निकालकर। तो दोस्तों एक बात होती है, वो दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कि एक तो इंडक्टर और एक कैपेसिटर, अगर परिपथ में दोनों लगे हैं, जैसे यहां पे दोनों लगे हैं, तो क्या होगा, इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में एक दूसरे का विरोध ही करेंगे, हमेशा ही आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर में जो सारे गुण हैं वो बिल्कुल इंडक्टर में सारे गुण के उल्टे हैं। यदि हम कैपेसिटर और इंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैपेसिटर में जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे इंडक्टर के गुण के बिल्कुल उल्टे हैं। क्या बात करें, इंडक्टर की बात करें तो इंडक्टर क्या काम करता है, करंट चेंज का विरोध करता है, कैपेसिटर वोल्टेज चेंज का विरोध करता है। कैपेसिटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, दोनों में फार्मूले अलग अलग हैं, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होती है, वोल्टेज आगे होती है इंडक्टर में, परंतु कैपेसिटर में क्या है, करंट 90 डिग्री आगे है, तो दोनों में आपस में विपरीत स्वभाव हो गया। हमने RLC परिपथ बनाया था तो उसमें सीखा था कि जो कैपेसिटर में करंट है वो यदि ऊपर की डायरेक्शन में है तो इंडक्टर वाली करंट नीचे की डायरेक्शन में होगी, दोनों में आपस में विरोधी स्वभाव वाला होगा, और जो एंगल बनेगा दोनों की करंट में वो 180 डिग्री का बनता है, और वोल्टेज में भी 180 डिग्री का एंगल बनता है। वो डिपेंड करता है, सीरीज है तो वोल्टेज में बनेगा, समांतर है तो करंट में 180 डिग्री का एंगल बनता है। कहने का मतलब बड़ी बात ये है कि इंडक्टर और कैपेसिटर आपस में विरोधी स्वभाव वाले हैं, अर्थात जितना अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, जितना अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस है, ये आपस में विरोध करेंगे और आपस में घटा देंगे। यदि इसका मान 50 है, इसका मान 40 ओम है, इसका मान 50 ओम है, दोनों का कुल प्रतिरोध कितना आएगा, 90 ना आकर 10 ओम आएगा, क्योंकि आपस में दूसरे का विरोध करते हैं। ये हमने RLC परिपथ में पढ़ा था, बहुत विस्तार से वेक्टर डायग्राम बनाकर समझा था। तो अब देखो इसमें क्या हो गया, XL और XC बराबर हो गए, 50 ओम इसका था, 50 ओम ही इसका हो गया। तो बताओ कि इन दोनों का आपस में, केवल R को छोड़ो, इन दोनों का आपस में कुल प्रतिरोध कितना निकला, 50 इसका 50 इसका, कितना प्रतिरोध आया, तो कितना आएगा, बिल्कुल जीरो, कोई प्रतिरोध नहीं रहा। प्रतिरोध नहीं शब्द यूज करके, क्योंकि प्रतिरोध हम इसके लिए यूज कर रहे हैं, हम रिएक्टेंस बोलेंगे, क्योंकि X का मतलब रिएक्टेंस है। तो रिएक्टेंस कितना काम में आया, बिल्कुल जीरो, क्योंकि X और XC बराबर है, आपस में दूसरे का विरोध करेंगे, दोनों पर वोल्टेज भी बराबर बराबर आएगी, और आपस में विरोध कर कर एक दूसरे को एकदम नेग्लेक्ट कर देंगे। XL और XC बराबर है, इसलिए इसमें जो कुल रिएक्टेंस है, कुल रिएक्टेंस नंबर 2 पॉइंट हम बात करें, कुल रिएक्टेंस जिसे हम X से दिखाते हैं वो कितना है, 0 है। तो ये पूछा गया है एक बार ये मेरे कंफर्म याद नहीं आ रहा कौन सा एग्जाम था, उसमें पूछा था कि रेजोनेंस परिपथ के अंदर रिएक्टेंस का मान कितना होता है, रिएक्टेंस का मान कितना होता है। तो रेजोनेंस परिपथ चाहे सीरीज का है चाहे समांतर का है, उसमें जो रिएक्टेंस है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ये आप बात नोट कर लें, कुल रिएक्टेंस कितना आएगा, 0, क्योंकि इन दोनों का जो प्रतिरोध बराबर है तो कोई रिएक्टेंस बना, 50 - 50 0, 100 होगा तो इसका भी 100 0, तो कुल रिएक्टेंस कितना आया, 0 आ गया। तीसरी बात यदि हम पढ़े इसके अंदर कि इन दोनों का जो रिएक्टेंस है वो तो हो गया, देखो दोस्तों 0, तो परिपथ में क्या रहा, केवल कौन सा प्रतिरोध रहा, भाई इन दोनों का प्रतिरोध तो 0 हो गया, तो परिपथ में कौन सा प्रतिरोध रहा, केवल यही रहा। तो इसमें क्या होगा कि जो कुल प्रतिरोध है, इसमें जो कुल प्रतिरोध है इस परिपथ में, जिसे हम Z से दिखाते हैं, कुल प्रतिरोध को हम किससे दिखाते हैं, Z से, जिसे हम बोलते हैं इंपीडेंस, प्रतिबाधा।
वो कुल प्रतिरोध जो है वो R के बराबर होगा, क्योंकि इसमें XL और XC तो बराबर, दोनों को नेगलेक्ट हो गया, आपस में एक दूसरे को आपस में काट दिया, तो Z बराबर किसके आ गया? R के आ गया। चौथी बात है, यदि हम पावर फैक्टर की बात करें इस परिपथ के अंदर पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर हमने सीरीज में पढ़ा था कि पावर फैक्टर R/Z होता है। R और Z का मान तो बराबर ही है, तो इसका मान कितना आ गया पावर फैक्टर का? 1। ये क्वेश्चन तो दोस्तों इसरो वाले एग्जाम के अंदर और मेट्रो वाले एग्जाम के अंदर बहुत बार आ गया कि रेजोनेंस परिपथ के अंदर पावर फैक्टर कितना होता है। तो चाहे सीरीज है चाहे समांतर रेजोनेंस है, दोनों में पावर फैक्टर कितना होता है? 1, जिसे हम बोलते हैं यूनिटी या हिंदी में बोलते हैं इकाई। तो पावर फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। पांचवी बात यदि हम करें कि पांचवी बात ये समझें कि परिपथ में मान लो ये पहले 50 था, ये मान लो 100 था, ये मान लो 30 था, तो परिपथ में पहले कुल कितना प्रतिरोध काम में आ रहा था? 100 में से 30 घटाया 70, 70 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। तो मान लिया कि इसका जो इंपीडेंस था, माना मेरे को भी पता नहीं, मान लिया कि वो आ गया, मान लो 68 आ रहा था पहले, जब ये इन दोनों का मान बराबर नहीं था तब। लेकिन अब दोनों का जो इंपीडेंस, जो अपने रिएक्टेंस है वो तो हो गया 0, तो केवल कितना प्रतिरोध रहा? 50। तो अब इंपीडेंस कितना हो गया? 50 ही रहा। तो जब XL और XC बराबर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या है? इंपीडेंस घट जाता है। इंपीडेंस घट जाता है क्योंकि XL ने XC को आपस में काट दिया, तो केवल प्रतिरोध रहा। तो केवल प्रतिरोध ही है परिपथ में, एक प्रकार से कौन सा परिपथ बन गया? शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ बन गया। तो अब क्या होगा कि इसके अंदर Z का मान हो चुका है कम, यानी इंपीडेंस कम हो गया। इंपीडेंस कम हो गया, इंपीडेंस एक प्रकार से धारा का विरोध करता है, तो इंपीडेंस कम हो गया, धारा का विरोध कम हो गया, तो धारा का मान क्या होगा? धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पहले धारा कम चल रही थी, परंतु जब XL और XC हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा? धारा का मान बढ़ जाएगा। तो हम पांचवा पॉइंट लिखेंगे कि इसमें क्या होगा? धारा का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा? बढ़ जाएगा क्योंकि Z का मान, इंपीडेंस का मान R के बराबर रह गया है, जो कि घट गया है, इंपीडेंस घट गया है। तो ये 5 बातें हैं, इन पांचों बातों को यदि हम ध्यान से समझकर और नोट करेंगे तो आप कोई कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये पांचों बातों में से कोई एक बात आने की संभावना पूरी रहती है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें छठी बात हम ये भी लिख सकते हैं कि इस परिपथ में केवल प्रतिरोध ही काम में आता है, इसलिए इस परिपथ को हम शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में भी पावर फैक्टर कितना था? 1 था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ें तो एक नाम आता है, ये मैं इसको साफ कर देता हूं और आप इसको नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब दोस्तों मैं बताने जा रहा हूं आपको रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व बताऊंगा सीरीज का, इसका सीरीज का क्वालिटी फैक्टर बताऊंगा, सीरीज का बैंडविड्थ बताऊंगा, और एक बात आपको बता देता हूं, सीरीज में जो हम सूत्र अब प्राप्त करने जाएंगे या प्राप्त करेंगे वो समांतर से बिल्कुल उल्टे होंगे। तो मैं आपको केवल सीरीज बताऊंगा और समांतर वाले आप अपने आप दिमाग लगा के जो सीरीज में जो सूत्र आएंगे उनके उल्टे करते जाना। जैसे मैंने अगर बताया कि क्वालिटी फैक्टर का जो सूत्र होता है वो XL/R होता है सीरीज में, तो आप क्या काम करो, समांतर में उसको मान लो R/XL, ठीक है। यानी जितना भी हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट, उसके समांतर बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि समांतर में जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा।
तो हम अब पढ़ते हैं सीरीज रेजोनेंस सर्किट है उसका पहले पढ़ते हैं रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व, कर्व माने वक्र। क्या होता है रेजोनेंस वक्र? तो सबसे पहली बात बताऊं आपको दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि एक बार तो कंपटीशन में ये पूछा था कि रेजोनेंस वक्र किसके बनाम खींचा जाता है, यानी किस किस के मध्य होता है रेजोनेंस वक्र। तो एक तो है ओमेगा, जिसे हम बोलते हैं कोणीय फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक होता है जेड, जेड माने इंपीडेंस। तो कोणीय फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा और जेड के बीच में एक हम खींच सकते हैं ओमेगा और आई के बीच में, आई माने धारा। तो ओमेगा जेड का जो भी वक्र आएगा उसमें ओमेगा आई का वक्र होगा वो बिल्कुल उल्टा होगा। क्यों उल्टा होगा अभी हम समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ें कि जो हमारा जो इस परिपथ के अंदर सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर ध्यान देकर समझें कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर हमने एक ऐसी फ्रीक्वेंसी प्राप्त कर ली थी जिसमें क्या हो गया था, एक्सएल और एक्ससी बराबर हो गए थे। मैंने क्या नाम दिया इसका, रेजोनेंस कर्व। तो आपको पता होना चाहिए कम से कम कि रेजोनेंस होता क्या है। क्या होता है रेजोनेंस? एक्सएल और एक्ससी बराबर है। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? सीरीज। तो सीरीज के अंदर एक्सएल और एक्ससी बराबर है। एक्सएल और एक्ससी बराबर है तो मैंने आपको बताया कि जब एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाए तो इंपीडेंस घट जाता है, धारा बढ़ जाती है। बताया मैंने आपको, इंपीडेंस घट जाता है क्योंकि इंपीडेंस आर के बराबर रह जाता है। एक्सएल और एक्ससी तो काम भी नहीं आया तो इंपीडेंस तो घट गया। तो माना एक यह इंपीडेंस है, यहां ये रहा इंपीडेंस का जो लाइन ये रही वाई अक्ष पर। माना कि यह इंपीडेंस है, वहां जाकर क्या हो रहा है, इसको मैं तीर से यहां दिखा देता हूं कि इस इंपीडेंस पर क्या हो गया कि रेजोनेंट हो गया परिपथ, यानी ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है या रेजोनेंट इंपीडेंस है। ये क्या है, इसको हम दे देते हैं, क्योंकि ये मैं ओमेगा के अंदर भी है इसको मैं इसलिए इसको नाम देता हूं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये एफआर है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एक पॉइंट यहां है जहां मैंने क्या काम किया, ओमेगा का मान यहां कम था, चाहे आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, यहां पे आप फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो फ्रीक्वेंसी का मान मैंने बढ़ाया 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 और यहां जाकर एक ऐसा पॉइंट मेरे को प्राप्त हुआ जहां पर परिपथ क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया। ये वाला वो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये रहा। इस फ्रीक्वेंसी पर, ये फ्रीक्वेंसी का मान है, इस पर जाकर परिपथ क्या हो गया, रेजोनेंस हो गया, जिसका हमने कम से कम फार्मूला पढ़ लिया था 2π√LC। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है 1/2π√LC जहां जाकर परिपथ क्या हो गया, रेजोनेंट हो गया। अब क्या काम करें, यदि उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएं, यानी एफआर का मान यदि हम बढ़ाएं या एफआर का मान हम घटाएं, आप घटा के और बढ़ा के देख लेना फार्मूले के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि जब आप बढ़ाओगे तो एक्सएल का मान और एक्ससी का मान लो अपने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया तो एक्सएल का मान बढ़ गया, पहले तो एक्ससी के बराबर था, तो एक्सएल का मान बढ़ गया, एक्ससी का मान घट गया, बराबर नहीं रहे। अब फ्रीक्वेंसी का मान यदि मैं बढ़ाता हूं तो एक्सएल का मान बढ़ता है, एक्ससी का मान घटता है। पहले यहां थे दोनों, अब यहां आ गए, दोनों में कुछ डिफरेंस आ गया, तो यानी जेड का मान अब कुछ ज्यादा बढ़कर आएगा। पहले तो आर के बराबर था, वो आर के बराबर नहीं रहा, तो जेड का मान बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाता जाऊंगा उसी प्रकार से जेड का मान बढ़ता रहेगा। सेम इसी तरह से यदि मैं फ्रीक्वेंसी का मान घटाऊं, इस ए पॉइंट से इधर लेके जाऊं, फ्रीक्वेंसी कम करूं, तो भी इंपीडेंस बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? यदि आप फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो पहले एक्स और एक्ससी यहां थे, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो एक्सएल तो कम हो जाएगा परंतु एक्ससी बढ़ जाएगा, दोनों में डिफरेंस आ गया।
डिफरेंस आ गया तो कुछ रिएक्टेंस शामिल हो गया तो Z का मान बढ़ जाएगा, जिसका फार्मूला हम पीछे वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो ये रहा। तो इस वक्र को हम बोलते हैं रेजोनेंस वक्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेजोनेंस कर्व। तो ये है दोस्तों रेजोनेंस कर्व। ओमेगा या फ्रीक्वेंसी के तथा Z इंपीडेंस के बनाम ये खींचा जाता है। करंट का देखें तो करंट आपको पता है इस A पॉइंट पर करंट क्या होती है? जब इंपीडेंस सबसे कम हो तो करंट क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो मेरे को ये A पॉइंट करंट के लिए यहां आएगा और इस प्रकार से, क्योंकि इंपीडेंस का मान माने बढ़ेगा तो I का मान घटेगा। I और इंपीडेंस आपस में उल्टे हैं। तो करंट के लिए ऐसा ग्राफ बढ़ेगा और इंपीडेंस के लिए ऐसा ग्राफ बढ़ेगा। तो ये है रेजोनेंस वक्र। इसके बाद दोस्तों मैं बताता हूं आपको क्वालिटी फैक्टर। अब हम पढ़ते हैं, इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं, और अब हम पढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर। सीरीज रेजोनेंस परिपथ का रेजोनेंस कर्व हमने पढ़ लिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी गुणवत्ता। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? मान लिया कि परिपथ में इंडक्टर लगा है, सीरीज की बात कर रहे हैं, समांतर का भी हमने कोई जिक्र नहीं किया कि एक प्रतिरोध और एक इंडक्टर आपस में सीरीज में लगे हैं। तो या मान लो केवल इंडक्टर ही है, प्रतिरोध है ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई इंडक्टर नहीं बन सकता जिसमें प्रतिरोध शामिल ना हो, क्योंकि इंडक्टर खुद तांबे की वायर का या एल्यूमिनियम की वायर का या लोहे की वायर का, जैसे भी कोई ना कोई वायर का बना होगा, इसलिए इसमें प्रतिरोध तो जरूर होगा ही होगा। लेकिन हम क्या माने कि एक ऐसा इंडक्टर जिसके अंदर क्या है, केवल इंडक्टेंस है, प्रतिरोध बहुत कम है, तो वो उसकी अच्छी क्वालिटी का इंडक्टर मानेंगे कि जिसमें इंडक्टेंस बहुत ज्यादा है परंतु प्रतिरोध क्या है, बहुत ही कम है। हमने पढ़ा प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ा, जिसमें क्या था, इंडक्टेंस बहुत ज्यादा था परंतु प्रतिरोध 0 था। तो एक अच्छा इंडक्टर वही ही कहलाएगा, या एक अच्छा इंडक्टिव सर्किट वो कहलाएगा जिसके अंदर प्रतिरोध तो बिल्कुल ही कम हो, प्रतिरोध बिल्कुल कम हो और इंडक्टेंस क्या हो, बहुत ज्यादा हो। तो वो एक अच्छा इंडक्टर है, अच्छा क्वालिटी का इंडक्टर है, उसी से नाम बना है क्वालिटी फैक्टर, कि जिसके अंदर क्या है कि L तो ज्यादा है और R क्या है, कम। तो वो एक अच्छा इंडक्टर है, अच्छा क्वालिटी का इंडक्टर है। इसी प्रकार से कैपेसिटर की बात करें तो जिसमें अच्छा कैपेसिटर या वही कहलाएगा जिसमें कैपेसिटेंस ज्यादा है और रेजिस्टेंस कम है। ठीक है दोस्तों। तो क्वालिटी फैक्टर या Q फैक्टर की हम बात करें, इसका फार्मूला आता है, सीरीज की बात कर रहा हूं मैं, सीरीज में क्या होता है, VL/VR, यानी इंडक्टर ने कितनी वोल्टेज ली, मैं एक बार इंडक्टर की बता रहा हूं, कैपेसिटर के लिए भी सेम आएगा, सेम सूत्र होगा, वो भी आपको बता देंगे। तो इंडक्टर की कितनी वोल्टेज है बटा में रेजिस्टेंस ने कितनी वोल्टेज ली है। अच्छा इंडक्टर वही कहलाएगा जिसमें रेजिस्टेंस की वोल्टेज कम हो और इंडक्टर की वोल्टेज ज्यादा हो। तो Q फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, VL/VR, इंडक्टर की वोल्टेज में रेजिस्टेंस की वोल्टेज का भाग देना। इसी प्रकार से कैपेसिटर की वोल्टेज में रेजिस्टेंस की वोल्टेज का भाग देना Q फैक्टर कहलाता है। इसको थोड़ा सा यदि हम हल करें तो VL क्या होगा, I गुणा XL, I इंटू XL हो जाएगा, और ये क्या होगा VR, I इंटू R। VL यानी इंडक्टर पर आने वाली वोल्टेज, तो इंडक्टर की करंट गुणा इंडक्टर का प्रतिरोध, VR गुणा प्रतिरोध की करंट गुणा प्रतिरोध, और सीरीज में तो बराबर ही है, दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बना, XL बटा में R। तो एक फार्मूला तो ये है क्वालिटी फैक्टर का, एक फार्मूला ये भी है, दोनों ही सही है सीरीज में।
समांतर में क्या होगा, अब आप समझ रहे हो, समांतर में क्या होगा, R बटा XL हो जाएगा। समांतर में क्या होगा, R बटा XL। तो ये फार्मूला आप नोट करके याद रखें, इंपॉर्टेंट है। और इसका कोई मात्रक तो नहीं है, मात्रक इसका कोई नहीं है, क्वालिटी फैक्टर का कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि दोनों प्रतिरोध ही है, यहां दोनों वोल्टेज ही है, तो आपस में मात्रक कैंसिल हो गए, कोई मात्रक नहीं है। पूछा जाए क्वालिटी फैक्टर का मात्रक क्या है, तो क्या बताओगे, कोई मात्रक नहीं। मान कितना हो सकता है, 0 से 1 तक हो सकता है इसका मान भी। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, इसमें क्या होगा, इंडक्टर में वोल्टेज क्या हो, ज्यादा हो, रेजिस्टेंस वोल्टेज क्या हो, कम हो। तो एक तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला बन गया ये, ठीक है दोस्तों। इसमें मान लो जैसे ये देखो ए पॉइंट है, ए पॉइंट में परिपथ रेजोनेंस हो गया, तो ए पॉइंट पर जो क्वालिटी फैक्टर आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। यानी यह जो कोणीय आवृत्ति जो यहाँ होगी ओमेगा, मान लो यहाँ कुछ भी एक आवृत्ति है जिसे हम ओमेगा आर बोलते हैं, रेजोनेंट आवृत्ति, इस पे जाके परिपथ रेजोनेंस हो गया, तो ये जो ए पॉइंट है यहाँ क्वालिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ क्वालिटी फैक्टर सबसे ज्यादा होगा। एक क्वालिटी फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो ये भी होता है, या इसको हम थोड़ा सा हल और करें, एक्सल बटे आर को थोड़ा सा हल और करके देखें, तो एक्सल जो होता है वो होता है 2 पाई एफ एल बटे आर। मैं रेजोनेंट की बात करूंगा अगर, 2 पाई एफ एल बटे आर, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 पाई एल बटे आर इंटू में एफ को थोड़ा साइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करें कि रेजोनेंस पे जाके कहां जाकर परिपथ का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1 बटे 2 पाई रूट एल सी होता है। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, एल बटे आर इंटू अंडर रूट एल सी। ऊपर जो एल है उसको मैं अंडर रूट एल गुणा अंडर रूट एल लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंडर रूट एल को अंडर रूट एल से गुणा करोगे तो एल आ जाएगा। लेकिन इससे फर्क ये पड़ेगा कि जो बटे में अंडर रूट एल इंटू अंडर रूट सी, इसको मैंने तोड़ के लिख दिया, अंडर रूट एल गुणा अंडर रूट सी, इससे ये कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, अंडर रूट एल, नीचे क्या बचा, अंडर रूट सी, और बचा है आर, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 1 बटे आर अंडर रूट एल बटा सी। तो ये क्वालिटी फैक्टर का एक फार्मूला और बन गया है, जब हमें इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों बता दिए जाएं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों बता दिए जाएं, तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला ये लगाकर आप मान प्राप्त कर सकते हो। सवाल आ सकता है आपके क्वालिटी फैक्टर से, तो एक्सएल और आर बताए तो ये फार्मूला लगाओ, वीएल और वीआर बताए तो वो फार्मूला लगाओ, और एल और सी और आर बताए तो ये फार्मूला लगाओ, इसी से ही पढ़ना है क्वालिटी फैक्टर का सूत्र। अगर समांतर की बात करेंगे तो वहां पे फिर आर ऊपर, सी ऊपर और एल नीचे, तो आर अंडर रूट सी बटा एल। समांतर में क्वालिटी फैक्टर का ये फार्मूला बन जाएगा। तो एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, इन तीनों फार्मूलों को आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूले एक दो और भी है, क्वालिटी फैक्टर के एक दो फार्मूले और भी हैं। देखो मैंने क्वालिटी फैक्टर के क्या क्या फार्मूले लिख दिए, लिख दिया मैंने 1 बटे आर अंडर रूट एल बटा सी। एक क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है 2 पाई गुणा इंडक्टर या कैपेसिटर द्वारा ऊर्जा खपत बटे प्रतिरोध द्वारा पावर खपत लिख लेते हैं हम, पावर खपत। एक क्वालिटी फैक्टर का सूत्र ये भी होता है 2 पाई गुणा इंडक्टर या कैपेसिटर द्वारा पावर खपत बटे प्रतिरोध द्वारा पावर खपत। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम डेरिवेट करें आगे।
इसको थोड़ा सा हल करें। इंडक्टर या कैपेसिटर द्वारा अधिकतम आएगा यहाँ अधिकतम पावर खपत। अधिकतम पावर खपत की बात करें तो मैं बताता हूं आपको, इंडक्टर द्वारा जो पावर खपत या ऊर्जा खपत होती है वो 1/Li² होता है और कैपेसिटर द्वारा होता है 1/CV²। दोनों की ऊर्जा खपत बराबर होगी जब रेजोनेंस परिपथ होगा, क्योंकि XL और XC का तो मान बराबर ही है तो पावर खपत भी बराबर ही होगी। तो मैंने बराबर रख के 1/2 को 1/2 से काट दिया तो बिल्कुल आपस में कट गए। ये मैंने दोनों को बराबर इसलिए रखा है और यहाँ या का नाम इसलिए दिया है क्योंकि चाहे इंडक्टर हो चाहे कैपेसिटर हो, इन दोनों में जो पावर खपत होगी या ऊर्जा खपत होगी वो बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि परिपथ क्या है, रेजोनेंस है। XL और XC बराबर है तो पावर खपत क्या होगी, I² गुना XL I² गुना XC। तो XL और XC तो बराबर ही है, I दोनों में बराबर है क्योंकि सीरीज का बात चल रही है सारी, तो पावर खपत दोनों की बराबर हो गई। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिख दिया या, तो बराबर के लिए बराबर दे दिया, 1/2 से 2 बटा काट दिया, तो या तो यहाँ रख लो Li² या रख लो यहाँ पे CV², एक ही बात है, या तो Li² रख ले या CV² रख ले। तो मैं Li² रख के आपको फार्मूला निकाल के दिखाता हूं। CV² रखोगे तो फार्मूला वही निकलेगा, 2 पाई इंटू 2 पाई ओमेगा है, ओमेगा होता है वो 2 पाई होता है। इंडक्टर है या कैपेसिटर द्वारा, इसको मैं लिख देता हूं Li², जो मैंने आपको भी बताया। प्रतिरोध की पावर खपत होती है I² गुणा में R, I² से I² कैंसिल हो गया, क्या बचा ओमेगा L बटे में R, ओमेगा L बटे में R। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा जो होता है वो होता है रेजोनेंस परिपथ की बात करें तो ओमेगा का मान क्या आएगा, कोणीय आवृत्ति क्या आएगी, इसको मैं चलो मैं 2πf लिख देता हूं, ओमेगा बराबर 2πfL बटे R। ओमेगा को मैंने लिख दिया 2πf इंटू L बटे R। 2πfL इंटू बटे R मतलब क्या हुआ, ये क्या है, किसका सूत्र है, 2πfL XL का सूत्र है, XL बटे में R। देखो ये फार्मूला बन गया ना, XL बटे R यहाँ था, XL बटे R यहाँ है। आगे इसको सोल्व करोगे तो यही बन जाएगा, आगे इसको सोल्व करोगे तो यही बन जाएगा, XL बटे R ही बन जाएगा, सॉरी यही बन जाएगा 1/R अंडर L बटा C। तो इस प्रकार से क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला ये भी होता है और अंत में कंक्लूजन निकलकर ये आएगा 1/R अंडर L बटा C। इसके बाद यदि मैं आपको, तो दोस्तों क्वालिटी फैक्टर के अपने 3-4 फार्मूले बना लिए थे। सीरीज की बात करें, ओनली फॉर सीरीज की, तो क्वालिटी फैक्टर यानी Q फैक्टर के सूत्र था, अगर RL परिपथ है, यदि RL परिपथ है तो फार्मूला क्या था हमारा, XL बटे R। अगर RC परिपथ है तो हमारा फार्मूला था XC बटे R। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात आ जाए, यदि FR का मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताई हो, तो क्वालिटी फैक्टर का जो सूत्र आएगा वो आएगा 1/R अंडर L बटे C। यदि क्वालिटी फैक्टर हमें ज्ञात करना हो जब क्या बताया जाए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताई जाए। एक और क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला बताया मैंने, 2 पाई गुना इंडक्टर या कैपेसिटर द्वारा ऊर्जा खपत बटे रेजिस्टेंस द्वारा ऊर्जा खपत। और इसके द्वारा मैंने आपको ये फार्मूला बनाकर भी दिखाया, इसके द्वारा मैंने आपको ये फार्मूला बनाकर भी दिखाया। और एक फार्मूला हम ये भी लिख सकते हैं VL बटे VR या VC बटे VR। एक बात और बताता हूं दोस्तों, क्वालिटी फैक्टर का एक सूत्र और भी होता है जो पावर में बताया जाता है। Q फैक्टर का जो सूत्र होता है, यदि हमें पूछा जाए कि क्वालिटी फैक्टर का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र है, तो क्वालिटी फैक्टर का एक सूत्र ये भी होता है, रिएक्टिव पावर
बटे एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर बटे एक्टिव पावर। अब दोस्तों रिएक्टिव पावर क्या होती है, एक्टिव पावर क्या होती है, ये हम चर्चा करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहां हम सीखेंगे कि एसी के अंदर 3 पावर होती है, एक्टिव, रिएक्टिव और ऑपरेंट। ये तीनों पावर क्या है और पावर फैक्टर क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो क्यू फैक्टर होता है वो किसका उल्टा है, तो क्यू फैक्टर एक पावर फैक्टर का उल्टा होता है। क्यू फैक्टर बराबर 1 बटे पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर का व्युत्क्रमानुपाती होता है क्यू फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर के दोस्तों देखो 1 2 3 4 और 5 और 6 बातें आपको क्वालिटी फैक्टर में याद करनी है। क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, देखो नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए। क्वालिटी, अगर RL परिपथ है इसका मतलब कि उसके अंदर कितना इंडक्टेंस है और कितना प्रतिरोध है। अगर इंडक्टर की बात करें केवल और केवल इंडक्टर की, तो अच्छा इंडक्टर वो कहलाएगा जिसमें इंडक्टेंस ज्यादा हो, इंडक्टेंस उसमें ज्यादा हो और प्रतिरोध क्या हो, कम हो। तो हम कहेंगे कि वो जो इंडक्टर है उसमें क्या है, क्वालिटी बहुत अच्छी क्वालिटी का इंडक्टर है। तो क्वालिटी का मतलब हुआ कि उसमें कितना इंडक्टेंस है, सबसे ज्यादा इंडक्टेंस होना चाहिए। अगर कैपेसिटर लगा है तो उसमें सबसे ज्यादा कैपेसिटेंस होना चाहिए, प्रतिरोध कम होना चाहिए। तो क्वालिटी का मतलब अगर इंडक्टर है तो इंडक्टेंस कितना है और कैपेसिटर है तो कैपेसिटेंस कितना है, तो वो होता है क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर के ये 6 फार्मूले हैं, इनको आप पूरे ध्यान से नोट कर और याद कर लेना। और दोस्तों समांतर की बात करेंगे, जब समांतर की बात करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर के जो सारे सूत्र हैं, सारे के सारे सूत्र ये उल्टे हो जाएंगे। यानी समांतर में यदि R लगे हैं, R और इंडक्टर लगा है तो सूत्र बनेगा R बटे XL, VR बटे VL। इसी प्रकार से RC का बनेगा R बटे XC समांतर के अंदर। और समांतर में यदि R, L और C लगे हैं और हमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बताकर क्वालिटी फैक्टर ज्ञात करना है, तो फार्मूला बनेगा R 1 बटे R का क्या बन जाएगा उल्टा R, और √L बटे C का क्या बन जाएगा C बटे L। तो समांतर में इसका उल्टा, सभी ये उल्टे हो जाएंगे समांतर में, ये दोनों उल्टे नहीं होंगे। ये दोनों तो पावर और पावर फैक्टर के बारे में बताया, तो ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे। परंतु ये जो 4 फार्मूले हैं समांतर क्रम के अंदर, ये इनके उल्टे हो जाएंगे क्वालिटी फैक्टर में। तो सीरीज में कितना होता है क्वालिटी फैक्टर और समांतर में कितना होता है, क्या क्या फार्मूले होते हैं, सारे के सारे आपको याद करने हैं। इंपॉर्टेंट है क्वालिटी फैक्टर के बारे में, ये बात सभी नोट कर लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं बैंडविड्थ के बारे में। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, हमारा टॉपिक है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है, अगर आपने एक रेजोनेंस वक्र बनाए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रेजोनेंस जो वक्र होता है वो ओमेगा और जेड के बीच में खींचा जाता है। ओमेगा की जगह पे आप एफ भी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंसी और इंपीडेंस के बनाम खींचा जाता है। कैसे बनाया हमने, इस प्रकार से यू की शेप बनाई। यहाँ क्या है, ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर, या रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का ये इंपीडेंस है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में क्या होता है कि जहां जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होती है तो उस टाइम इंपीडेंस का मान बहुत कम होता है। समांतर में अगर हम बढ़ाएंगे, समांतर में तो समांतर में ऐसा ग्राफ बढ़ेगा, बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा बढ़ेगा समांतर में। तो सीरीज के अंदर रेजोनेंस जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें इंपीडेंस बहुत कम होता है। क्यों कम होता है वो मैंने बता दिया आपको, क्यों कम होता है, क्योंकि उसमें एक्स और एक्सी आपस में एक दूसरे को काट देंगे तो परिपथ में केवल प्रतिरोध आएगा, और प्रतिरोध आएगा इसका मतलब इंपीडेंस घट गया है। इंपीडेंस घटने से करंट का मान बढ़ जाएगा, तो करंट का इसका वक्र उल्टा बढ़ेगा। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंपीडेंस बढ़ेगा, घटाओगे तो भी बढ़ेगा। तो ये है रेजोनेंस वक्र का ग्राफ। तो बैंडविड्थ क्या होती है कि माना मैंने एक पॉइंट यहां प्राप्त किया, एक पॉइंट यहां प्राप्त किया, और इस पॉइंट को यदि हम नीचे लेके आए तो ये मान लो ओमेगा 1 है। इस पॉइंट को नीचे लेके आए,
ये ओमेगा मान लो 2 है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 ये है हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि यहां जाकर मान लिया हमने 2 पॉइंट ऐसे ले लिए जहां पर क्या हो रहा है, जब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 क्या है, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर फ्रीक्वेंसी का मतलब बनता है कि यहां पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हमें जो पावर मिलेगी वो पावर क्या मिलेगी, आधी मिलेगी। पावर क्या मिलेगी, आधी मिलेगी। क्योंकि पावर आधी इसलिए मिलेगी, मान लिया यहाँ पे इंपीडेंस, कुछ इंपीडेंस मिल रहा है हमें, यहाँ इंपीडेंस कम है, यहाँ इंपीडेंस ज्यादा है, उसके हिसाब से धारा चलेगी। तो धारा जो आरएमएस जो धारा होती है वो होती है मैक्सिमम धारा का √2। इसी प्रकार से वोल्टेज का जो आरएमएस होता है वो Vm/√2। और यहां अगर अपने दोनों को गुणा करेंगे तो भाग में क्या आ जाएगा, 2। तो हमने माना कि क्योंकि पावर ज्ञात करनी है तो Vm × Im/2। तो यहाँ पे जो हम मानेंगे पावर, वो हमें पावर क्या मिल रही है, आधी मिल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो बैंडविड्थ है वो है ओमेगा 1 में से ओमेगा 2 घटा दो या ओमेगा 2 में से ओमेगा 1 घटा दो, तो हमें जो मान प्राप्त होता है उसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। ओमेगा 1 में से ओमेगा 2 घटा दिया। ये बैंडविड्थ जो होती है ये हमेशा क्वालिटी फैक्टर का उल्टा होती है। जितना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा उतना बैंडविड्थ हमेशा कम मिलेगी, और जितना बैंडविड्थ कम होगी उतना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा। तो बैंडविड्थ और क्वालिटी फैक्टर आपस में उल्टे होते हैं। मैं अगर आपको बैंडविड्थ का फार्मूला बताऊं तो फार्मूला होता है इसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, R का मतलब रेजोनेंस, F का मतलब फ्रीक्वेंसी बटे में क्वालिटी फैक्टर। ये इसका बैंडविड्थ का फार्मूला होता है। बैंडविड्थ बराबर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटे में क्वालिटी फैक्टर। क्या होता है बैंडविड्थ कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्वालिटी फैक्टर का भाग दे देते हैं तो बैंडविड्थ निकल जाती है। यदि हम सीरीज की बात करें, सीरीज में तो सीरीज में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, मैं इसका फार्मूला निकालता हूं बैंडविड्थ का 1/2 पाई √LC, 1/2 पाई √LC। ये होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का सूत्र जो हम निकाल चुके हैं। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं 1/, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, अभी देखा हमने 1/R √L/C। ये क्वालिटी फैक्टर का सूत्र होता है। इन दोनों को आप हल करो, 1/2 पाई √LC इंटू, इसको जब आप उल्टा करोगे क्योंकि 1 के बटे में है तो उल्टा करोगे तो 1/R का R हो गया, √L/C का क्या हो गया, √C/L। व्युत्क्रम कर दिया हमने सबका, तो ये ऊपर आ गए। अब देखो दोस्तों, √L है और √C है, √C यहां रहा, √C यहां रहा, तो √C से √C कैंसिल हो गया, तो केवल ऊपर क्या रहा है, R, नीचे पड़ा है 2 पाई, √L बचा, √L का √L से गुणा किया तो L आ गया। 2 पाई एक चक्कर का मान है, इसलिए आप 2 पाई को हटा सकते हैं, सीधा एक निकांक है इसलिए इसको हटा सकते हैं। तो बैंडविड्थ का सूत्र होता है R/L। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सूत्र है बैंडविड्थ का। यदि हमें बैंडविड्थ ज्ञात करनी हो तो R/L। आपने देखा क्वालिटी फैक्टर में क्या था, XL/R था, XL/R था। तो सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में हमें जो बैंडविड्थ है वो R/L मिलती है। तो इस प्रकार से आपको बैंडविड्थ का सूत्र याद करना है, एक बैंडविड्थ का ये सूत्र याद करना है। तो ये बैंडविड्थ का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों हमने आज क्या पढ़ा, रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस के बारे में हमने पढ़ा कि एक ऐसा परिपथ, चाहे वो सीरीज में है चाहे समांतर में है, एक ऐसा परिपथ जिसके अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस XL और XC क्या है, बराबर है, तो वह परिपथ रेजोनेंस है। सीरीज में अगर ऐसा होगा कि XL और XC बराबर है तो इंपीडेंस घट जाएगा, समांतर में अगर XL और XC बराबर है तो इंपीडेंस बढ़ जाएगा। सीरीज में अगर इंपीडेंस घट जाएगा तो धारा बढ़ जाएगी, समांतर में अगर इंपीडेंस बढ़ जाएगा तो धारा घट जाएगी। ये बातें नोट करने वाली हैं। इसके बाद
इस कंडीशन में, रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, पावर फैक्टर का मान चाहे सीरीज है चाहे समांतर है, पावर फैक्टर का मान हमेशा कितना मिलता है, 1 मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन में आ चुका है कि रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर कितना होता है, तो पावर फैक्टर कितना होता है, 1। क्या होता है पावर फैक्टर, नेक्स्ट क्लास में हम पावर फैक्टर और पावर कितने प्रकार की होती है एसी की, ये सारी बातें नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद आपने पढ़ लिया रेजोनेंस कर्व। रेजोनेंस कर्व में क्या होता है, किस किस के बीच में खींचा जाता है, ओमेगा, कोणीय आवर्ती और इंपीडेंस के बीच में। क्वालिटी फैक्टर के बारे में बताया, रेजोनेंस वक्र के बारे में बताया मैंने आपको। रेजोनेंस वक्र में क्या होता है, यहां पर हमें सबसे कम इंपीडेंस मिलेगा सीरीज में, और यदि हम फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ाएंगे तो इंपीडेंस बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक्सएल का मान बढ़ता जाएगा, और घटाएंगे तो एक्ससी का मान बढ़ता जाएगा। तो ये रेजोनेंस वक्र होता है यू की आकृति का। ये तो है जेड। अगर धारा होती तो हमें ये ग्राफ मिलता, यहां होता ओमेगा आर, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी यहां मिलती, तो करंट के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा, इंपीडेंस के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा। उसके बाद पढ़ लिया हमने क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर के बारे में पढ़ लिया। क्वालिटी फैक्टर का मतलब अगर कोई इंडक्टर सर्किट में है केवल, तो उसमें इंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब उसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होना चाहिए, प्रतिरोध कम होना चाहिए, तो अच्छा वो क्वालिटी का इंडक्टर है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, XC बटे R, इंडक्टर के लिए XL बटे R। उसके बाद रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए सूत्र पढ़ा कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बता दी जाए तो क्वालिटी फैक्टर कैसे ज्ञात करोगे, 1 बटे R अंडर L बटा C, और 2 पाई इंटू इंडक्टर या कैपेसिटर द्वारा ऊर्जा खपत बटे प्रतिरोध द्वारा ऊर्जा खपत। और जो क्वालिटी फैक्टर का एक सूत्र और बताया, रिएक्टिव पावर बटे एक्टिव पावर या ट्रू पावर। और क्वालिटी फैक्टर पावर फैक्टर का उल्टा होता है। पूछ लिया जाए कि पावर फैक्टर का व्युत्क्रम क्या होता है, तो क्या बताओगे, क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है तो पावर फैक्टर कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि आपको मैं कल बताऊंगा जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तो क्वालिटी फैक्टर का मतलब उसमें इंडक्टेंस ज्यादा है, या कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो कैपेसिटर है या इंडक्टर है, वो क्या काम करते हैं, रिएक्टिव पावर खाते हैं। कौन सी पावर लॉस करते हैं, रिएक्टिव पावर लॉस करते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर। और जब परिपथ में रिएक्टिव पावर ज्यादा होती है तो पावर फैक्टर हमेशा ही डाउन आता है। तो हमें समझ में आता है कि क्वालिटी फैक्टर में जब क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा, अर्थात इंडक्टेंस ज्यादा होगा, तो उस समय उसका पावर फैक्टर कम होगा। तो क्वालिटी फैक्टर और पावर फैक्टर आपस में क्या है, व्युत्क्रम है। उसके बाद पढ़ा हमने बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब है कि हाफ पावर फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा 1 ओमेगा 2। यहां देखो आप, ये ओमेगा 1 है, ये ओमेगा 2 है। ये धारा के लिए मैंने ग्राफ बनाया, यहाँ IM है, यहाँ हमें IM प्राप्त होता है। ये जो है इसमें हमें IM प्राप्त हुआ, मैक्सिमम करंट यहाँ प्राप्त हुई ना, इसमें प्राप्त हुई। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में सबसे अधिक धारा चलती है सीरीज के लिए। यहाँ मैंने माना ये IM बटा √2 है, तो IM बटा √2 है, तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज भी VM बटा √2 होगी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो IM गुणा VM बटा में √2 का √2 से गुणा किया तो 2, तो आया ना, ये ऊपर पावर है बटे में 2, तो हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, दोनों का जो अंतर है वो बैंडविड्थ कहलाता है। और इसका सूत्र होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बटे क्वालिटी फैक्टर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला ये रहा और क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला ये रहा। क्योंकि एक के बटे में क्वालिटी फैक्टर था, इसलिए मैंने इसको उल्टा कर दिया। तो ये इस प्रकार से ये इसको सोल्व करके हमने बैंडविड्थ का मान निकाल लिया R बटे L। तो दोस्तों आपको ये तो सीरीज का है, समांतर में R बटे C हो जाएगा। समांतर में शायद मेरे को देखना पड़ेगा, हो सकता है C बटे R हो जाए। समांतर में यदि हम देखेंगे तो फार्मूला तो ये रहेगा। अभी इसको यदि समांतर में निकालना चाहें हम तो समांतर में भी निकाल सकते हैं। सीरीज के लिए ये रहा, समांतर में निकाला नहीं मैंने, अभी देख लेते हैं। तो ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 1 बटे √LC लिख लेता हूं सीधा ही, और क्वालिटी फैक्टर 1 बटे क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर का मान होता है R √C बटे L, समांतर में सीरीज से उल्टा। अब देखो दोस्तों, √C का √C से गुणा किया तो C आ गया नीचे, तो नीचे तो आ गया C,
और है साथ में आर, सी इंटू आर या आर सी लिख देता हूं, एक ही बात है, गुणा में एल अंडर रूट एल, एल अंडर रूट एल। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे अंडर रूट एल का अंडर रूट एल से गुणा कर दें यदि, तो अंडर रूट एल से ऊपर तो अंडर रूट एल रह गया, नीचे 2 आर सी अंडर रूट एल का अंडर रूट एल से गुणा किया, एल का एल में गुणा किया, एल की स्क्वायर। तो सीरीज में समांतर में ये समांतर का फार्मूला है, ये पैरेलल में बैंडविड्थ ज्ञात करने का फार्मूला है, अंडर रूट एल बटे आर सी एल की स्क्वायर। तो इसको आप नोट कर सकते हो, ये सीरीज के लिए है, वो समांतर के लिए है। एक सेकंड, सॉरी दोस्तों, थोड़ा गलत हो गया ये, हाँ गलत हो गया, थोड़ा गलत ये हो गया कि 1 बटे आर, अंडर रूट सी का अंडर रूट सी में गुणा किया तो सी आ गया, ये एल ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट एल ऊपर चला जाएगा, क्योंकि जब अपने इस बटे नीचे बटे एल को हल करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या पड़ा है, अंडर रूट एल पड़ा ही है, ये घट गया, 1 बटे आर सी आ जाएगा, 1 बटे आर सी। तो समांतर में बैंडविड्थ का सूत्र है 1 बटे आर सी, सीरीज में ये रहा, समांतर में ये रहा 1 बटे आर सी। सीरीज और समांतर दोनों के आप याद कर लेना बैंडविड्थ। और आज की हमारी क्लास यही खत्म करते हैं, जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें कर ली हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट डालकर पूछ सकते हैं, और या मेरे जो मोबाइल नंबर है उन पे भी आप कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल का आपको कोई भी डाउट हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, 9782101943। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।